सभी लोग बाहर से पढ़े हुए बाहर
नमस्कार। कार्यक्रम बाहर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, पहले वहां से शुरू होगा, उसके बाद वंदना करेंगी अखिला मैडम। दीप प्रज्वलित का आपको कार्यक्रम, पुष्पेंद्र जी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा यहाँ पर। अब मैं वंदना के लिए अखिला मैम से अनुरोध करूंगा कि स्टेज पर आए।
वन्देऽहं शारदा विशारदा ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां विशारदा ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदा शुद्ध शब्द स्वरूपिणीं सत्य हृदय निवासिनीं शुद्ध शब्द स्वरूपिणीं सत्य हृदय निवासिनीं स्वप्रकाश रूपिणीं स्वप्रकाश रूपिणीं वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदाम् परविद्याभूषितां सुरमुनिनरगणसेवितां सुगलां सुगतां सुस्वरवाद्यविरतां वन्देऽहं शारदां विशारदां ज्ञानदां वरदां वन्देऽहं शारदां वन्देऽहं शारदां वन्देऽहं शारदा। आदरणीय गुरु श्री के.एन. राव सर को नमन करते हुए मैं विशाल अरोड़ा ज्योतिष विभाग की ओर से आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। राव सर के बारे में आप सब जानते होंगे। उन्हीं के संकल्प के कारण ज्योतिष की कक्षाएं यहाँ प्रारंभ हो पाई। राव सर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज से डायरेक्टर जनरल के पद पर रिटायर हुए और उन्हीं के अथक प्रयासों से ज्योतिष आप सब लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और उन्हीं के कारण ही हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनके बारे में कोई भी बात करना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। एक महान हस्ती, एक महान गुरु, एक महान ज्योतिषी, उनका ना कोई मुकाबला है ना कभी हो पाएगा। हम सब लोग उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं से सीखा है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। मैं अब आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे चीफ गेस्ट श्री अशोक प्रधान जी से, जो 1967 बैच के IAS ऑफिसर हैं और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने निश्चय किया कि भारतीय विद्याओं की सेवा में रत रहना है और भारतीय विद्या भवन से जुड़े। तब से ये हमारे यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं
इन्हीं की मार्गदर्शन में हमारा भारतीय विद्या भवन इतना आगे बढ़ा और इतनी तरक्की की। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे फैकल्टी मेंबर से वो डाइस पर उपलब्ध सभी अतिथि गणों का स्वागत करें। सबसे पहले मैं श्री आइजक सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी का स्वागत करें। मैं नवल सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के रजिस्ट्रार श्री राजेश मिश्रा जी का स्वागत करें। श्रीमती अखिला जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और भारतीय विद्या भवन एसपी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री दिलीप वाडकर जी का स्वागत करें। श्री मनोहर दास जी आए और हमारी फैकल्टी हेड शिवराज शर्मा जी का स्वागत करें। श्री रवि पवार जी वो आए और हमारे सबसे सीनियर मोस्ट टीचर्स में से एक श्री के जोशी जी का स्वागत करें। मैं श्री रमेश जी से निवेदन करूंगा कि आए और श्री कर्नल सिंह जी का स्वागत करें। मनीष मल्लिक जी से कहूंगा कि वो आए और अनिल सिंह जी का स्वागत करें। श्री राजवीर सिंह जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और वो दीपक बिसारिया जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री के जोशी जी को ताकि वो स्टेज पर आए और कुछ शब्द कहें। सभी को नमस्कार। पहले मैं मंच में बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथिगण का परिचय करा देता हूँ। श्री अशोक प्रधान जी 1967 बैच के IAS, फॉर्मर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सन 2008 में उन्होंने एडवाइजर के तौर पर भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया और 2011 से वो एज डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र कार्यरत हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। इसके बाद हम स्वागत करना चाहेंगे श्री राजेश मिश्रा जी का, जो रजिस्ट्रार हैं भारतीय विद्या भवन के, रिटायर्ड IAS हैं, AGMUT कैडर के, और उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के कई प्रकार से सेवाएं अपनी प्रदान की है। पिछले 3 साल से वो भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत है। तो हम स्वागत करते हैं श्री दिलीप वाडकर जी का, जो 2001 से भारतीय विद्या भवन में है एज हेड ऑफ भवन्स डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड TV स्टडीज, और 2020 से वो एज प्रिंसिपल भवन्स SP कॉलेज भी काम कर रहे हैं। तो स्वागत है सर। इसके अलावा मंचासीन जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे कंट्रोलर एग्जाम श्री कर्नल सिंह जी, हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष कन्वीनर श्री दीपक बिसारिया जी, टाइम टेबल कमेटी के कन्वीनर श्री अनिल सिंह जी, और हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी श्री शिवराज शर्मा जी, इनका भी हम स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने सभी साथियों का, जिनकी वजह से संस्था
एक अच्छी संस्था के तौर पर कार्यरत है। किसी भी शिक्षण संस्थान की सफलता के लिए वहाँ के अध्यापक और वहाँ के विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी अपने साथियों का स्वागत है जिन्होंने इस विद्या को आगे बढ़ाने में मदद की है। और हम सभी राव सर के स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने ही हमको तराशा है और उन्हीं का सीखा हुआ हम यहाँ पर सिखाते हैं। सबसे प्रमुख तौर पर आज स्वागत के पात्र हैं हमारे नए विद्यार्थी जिन्होंने आज भारतीय विद्या भवन ज्वाइन किया है। तो हम उनका जोर शोर से तालियां बजाकर स्वागत करिए। तो जो नई फैकल्टी ने ज्वाइन किया है, एक तो हम उन्हें शुभकामना देते हैं कि उनके लिए विद्या हितकारी सिद्ध हो, वो अपना और समाज का इससे हित करें। दूसरा, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी या रखनी चाहिए। पहला तो है ये वीकेंड कोर्स है, तो 2 दिन आपको पढ़ाया जाएगा और 5 दिन आपको छोड़ दिया जाएगा। उस 5 दिन का प्रयोग आप इस विद्या को भूलने के लिए भी कर सकते हैं, 2 दिन का पढ़ाया हुआ, और 2 दिन के पढ़ाई का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो अभ्यास जरूरी है। जो भी 2 दिन पढ़ाया जाए उसका बचे हुए 5 दिन में आपने रिवीजन या अभ्यास करना है। एक ये चीज ध्यान में रखनी है। दूसरा है, राव सर बताते थे कि ज्योतिषी बनने के लिए 3 गुण आवश्यक हैं। उन्होंने सारी क्वालिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक का टेक्निकल एक्सीलेंस, आपको एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक्स आनी चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से आप टेक्निकल एक्सीलेंस सीख सकते हो। दूसरी चीज चाहिए इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस, आपका आईक्यू। तो आईक्यू तो जिसका जैसा है वैसा ही रहेगा। जिसमें आईक्यू के मामले में थोड़ा कमी है वो अभ्यास से उसको सुधार सकता है, क्योंकि आईक्यू बचपन से ही एक छोटी उम्र में ही तय हो जाता है, उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। तो आईक्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जिन्हें समझने में दिक्कत है वो उसे अभ्यास से ठीक कर सकते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये कहा गया है। तो इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस चाहिए। और सबसे जरूरी जो आपको खुद डेवलप करनी है वो तीसरी क्वालिटी है, वो है मॉरल एक्सीलेंस। क्योंकि मॉरल एक्सीलेंस के बिना ये विद्या आपको फलित नहीं होगी। ये महाभारत में कहीं आता है कि जो अहिंसक है, मतलब हिंसा नहीं करता प्राणियों की मन कर्म वचन से, जो जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका धन धर्म मार्ग से अर्जित है, और जो सदा शास्त्रोक्त नियम और सदाचार का पालन करता है, उसके ऊपर ग्रहों का अनुग्रह सदा बना रहता है। अहिंसकस्य दान्तस्य धर्मार्जित धनस्य च सर्वदा नियमस्तस्य सदा सानुग्रहा ग्रहा। तो आपको ये मॉरल एक्सीलेंस भी डेवलप करनी है। तो टेक्निकल एक्सीलेंस आपको यहाँ मिलेगी। इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस जो है, जो कमी है वो अभ्यास से पूरी होगी, और मॉरल एक्सीलेंस आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये 3 चीजें आपके पास होंगी तो आप इस विद्या में तरक्की कर सकते हैं। फिर शुरू में हम ये भी कहते हैं कि आप गणित जो है मैनुअली करिए, शुरू के 1-2 साल। सॉफ्टवेयर बाद में यूज करिए, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो पूरी गणना को सही तरीके से देता हो। फिर हर सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स होती हैं कि आपने अष्टक वर्ग वराहमिहिर का लेना है या पराशर का लेना है, आपने अयनांश कौन सा लेना है, आपने राहु केतु मीन लेने हैं, ट्रू लेने हैं। तो जब तक इन चीजों को खुद करके नहीं समझोगे तब तक आप सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं कर सकते। फिर आपको सॉफ्टवेयर यूज करेगा। आमतौर पे क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के हमने देखा है रिसर्च क्लासेस में भी, उनके सॉफ्टवेयर की सेटिंग ठीक नहीं होती, तो सॉफ्टवेयर उनको इस्तेमाल करता है, वो कोई और ही दशा दिखाता है, कोई और ही किस्म के चीजें दिखाता है। तो इसलिए शुरू के 2-3 साल गणित जो है वो मैनुअल करने का फायदा रहेगा। तो यही कुछ बातें हैं जिनको आप प्रयोग करके इसको जल्दी सीख सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आपने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री शिवराज शर्मा जी से कि स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें।
आदरणीय अशोक प्रधान जी, डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र, श्री दिलीप भटकल जी, प्रिंसिपल भारतीय विद्या भवन, राजेश मिश्रा जी, रजिस्ट्रार भारतीय विद्या भवन, कोर कमेटी के हमारे सदस्य करनाल सिंह जी, दीपक बिसारिया जी, आनंद सिंह जी, के जोशी जी, और राव साहब अगर ऑनलाइन पे हैं, वो हमारा यूट्यूब का देख रहे हैं, तो उनको भी नमस्कार। और सारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आप सबको ये मालूम है कि ये कोर्स हमारा 1987 में शुरू हुआ था। के.एन. राव साहब उस वक्त इस कोर्स को चलाने के लिए प्रमुख भूमिका में थे। उनके बिना ये कोर्स चल भी नहीं सकता था उस वक्त। और आज 2022 हो गया है, मतलब इसको 36 साल हो गए हैं इस कोर्स को चलाते हुए। इस कोर्स को सीखने के लिए सभी वर्ग, सभी जाति के लोग आते हैं। इसमें हमारे काफ़ी एजुकेटेड भी हैं, जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, टीचर्स और फॉरेन स्टूडेंट्स भी। के.एन. राव साहब का ही दृष्टिकोण था कि यह कोर्स आगे अपने आप ही चलता रहे, किसी एक कोई एक इसको वन मैन शो ना हो। तो आप देख रहे हैं जो आज ये कोर्स जो 36 साल में है, ये हमारा सबका आपका प्रयास है कि ये 36 साल में प्रवेश किया है। और मेन चीज ये है कि इस कोर्स में पढ़ाने के लिए यहीं के विद्यार्थी, यहीं के स्टूडेंट्स आगे जाके पढ़ाते हैं। और हम सब ने राव साहब से ही ये सीखा हुआ है ज्योतिष भी। हमारी फैकल्टी फुल्ली डेडिकेटेड है। वो अपना कीमती समय अपना प्रिपरेशन से, अपने फैमिली से छोड़ के यहाँ पढ़ाने आती है। ये भी आपका एक डेडिकेशन है कि ये कोर्स 36 ईयर में प्रवेश किया है। आपने भी ये कोर्स नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो आप भी अपनी ये क्लासेस कोई मिस ना करें, पढ़ते रहें, पूरा डेडिकेशन रखें, क्योंकि आप में इसी आगे जाके पूरा कोर्स करके आपको ही यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक पढ़ाने का अवसर दिया जाएगा और आप इस कोर्स को ही आगे चलाएंगे, ताकि 36 साल से भी आगे चले, जो राव साहब का दृष्टिकोण है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय विद्या भवन जो हमारी सभी संस्कृत और ओल्ड कल्चर्स का कोर्सेज और भी चलाता है, और उसमें एक ज्योतिष भी है। तो राव साहब का और भारतीय विद्या भवन का जो संगम है वो काफी सही, मतलब सफल हुआ है ये प्रयास भी। तो राव साहब अगर आज देख रहे हैं अपने बेंगलोर में बैठ के ऑनलाइन पे, तो हम सबका ये प्रयास है कि उनके जो दृष्टिकोण है हम उनमें और प्रयास करें और इस कोर्स को आगे बढ़ाएं। तो आप सबका धन्यवाद, आप नए स्टूडेंट्स का थैंक यू। अब मैं आग्रह करूंगा श्री दीपक बिसारिया जी को, श्री दीपक बिसारिया जी से कि वो आए और अपने भारतीय विद्या भवन के बारे में 2 शब्द। धन्यवाद प्रधान जी और मंच पे सम्मानित व्यक्तियों का स्वागत है और आप सबका स्वागत है। आप लोग जो जुड़े हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो एक साधारण जुड़ना नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आपके
जीवन के जर्नी में, लाइफ जर्नी में, लाइफ डेस्टिनी में एक ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरसेक्शन है। देयर आर मेनी पाथवेज अवेलेबल। ये अपरा विद्या है, ब्रिज इन बिटवीन परा एंड अपरा विद्या। आप अध्यात्म में जा सकते हैं, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बहुत कुछ सकते हैं। तो इसको लाइटली नहीं लीजिए, सीरियसली लीजिए। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ज्योतिष जो है, पूरा ज्योतिष एक महासागर है। उसको पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए आपको 5 जन्म लेने पड़ेंगे, मतलब पढ़ ही नहीं सकते। तो क्या है, जो एक्सपर्टीज है, भारतीय विद्या भवन जहां पे लार्जेस्ट वर्ल्ड का स्कूल है, सबसे माना गया स्कूल है, क्यों है? जो एक्सपर्टीज है कि हमने डुबकी लगा के देख लिया है कि महासागर में कहाँ कहाँ रत्न मिलेंगे, वही आपके सिलेबस में लाए हैं। और ये सिलेबस हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। अब जितने ग्रह हैं, जितनी राशियां हैं, सबके कारकत्व हैं। जो 5000 पहले हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, उससे काफी बदल गए। तो अब हमको जो नया चीजें हैं वो अपनानी है। वो कैसे अपनाएंगे? रिसर्च पब्लिकेशन द्वारा। हमारे यहाँ रिसर्च और पब्लिकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। वी गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू रिसर्च। राव साहब के समय से 91 से 6 क्लासेस चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं। और जो कलेक्टिव रिसर्च का एक महत्व होता है, नई नई चीजें निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, वो और कोई नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ 1000 स्टूडेंट्स हैं, बाकी और इंस्टीट्यूट में 100 भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये कारण, हम जो पढ़ाते हैं वो क्वालिटी की चीज पढ़ाते हैं और बहुत ढंग से पढ़ाते हैं। जितने भी शिक्षक हैं वो राव साहब के ट्रेंड है। और राव साहब एक, उनको क्या कहूँ मैं, एक जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उनका मैंने देखा नहीं है, बहुत ही ऊंचा है। और हम सब उनसे पढ़े हुए हैं। और यही आशा करता हूँ कि आप सब भी ये यूटिलाइज करेंगे और ज्योतिष को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अब मैं श्री नवल सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और हमारी फैकल्टी का परिचय करें। हम लोग यहाँ पे पढ़ाने का काम ही नहीं करते। ज्योतिष में जो नए डेवलपमेंट होते हैं उसकी भी जानकारी देते हैं, क्योंकि जो पहले टाइम में जो चीज़ें होती हैं वो समय बदल गया है। उसके हिसाब से किसी चीज़ को बताना उसके अंदर उस विद्या से बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसका रिसर्च के द्वारा नई नई चीज़ों की जानकारी भी देते हैं। अब मैं फैकल्टी की जानकारी देता हूँ। शिवराज शर्मा जी, हेड ऑफ फैकल्टी, मेंबर ऑफ कोर कमेटी और जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के टेक्निकल और लिटरेरी एडिटर भी हैं। मिस्ट्री ऑफ राहु, राहु ज्योतिष के अंदर सबसे डरने वाला ग्रह होता है राहु। और सबसे पहले राहु की मिस्ट्री को बताना और क्या होता है, वो इतना खतरनाक नहीं होता है, वो आपके जीवन में बहुत अच्छी चीजें भी लाता है। उसकी सबसे पहले रिसर्च शिवराज शर्मा जी ने की और उसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। और दूसरा नंबर आता है राहु के बाद में केतु का, उस पर भी बहुत अच्छा कार्य किया। शिवराज शर्मा जी के कोई आर्टिकल नहीं है, वो रिसर्च पेपर हैं जो बड़ी लगन और मेहनत के साथ में उन्होंने रिसर्च करके, अनुसंधान करके पब्लिश किए और निकाले हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं, जैसे पिता के लिए 9वां घर है, 10वां घर है, उस कंट्रोवर्सी को रिजोल्व इन्होंने नहीं किया अपने पेपर से। उसके बाद इन्होंने भारतीय विद्या भवन में 93 में पढ़ाना शुरू किया था। उसी साल दूसरे नंबर पे आते हैं विनय गुप्ता जी। शिवराज शर्मा जी के बाद विनय गुप्ता जी फैकल्टी में आए और
इनके बारे में राव साहब ने एक शब्द बोला। जब हमारा 25वां साल था, उसमें एक सोवेनियर निकाला था हमने, तो राव साहब ने उसमें भारतीय विद्यावन की एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री को लिखा था। उसमें बहुत सारे भारतीय विद्यावन के फैकल्टी मेंबर का जिक्र किया, तो उसमें 4-5 लोगों का जिक्र किया उनमें। तो उन्होंने वीना गुप्ता जी के बारे में लिखा था, ए वेरी ब्रिलियंट अमॉन्ग वन अमॉन्ग्स देम, वन अमॉन्ग ब्रिलियंट। और इन्होंने आपको बताया कि जो क्लास में पढ़ाया वो रिसर्च बेस्ड चीजें पढ़ाई, और कई बार इनकी किताबों जो क्लास में पढ़ाया उसको कहीं पर किसी जगह पर स्टूडेंट्स ने भी और किसी लोगों ने अपनी किताबों में भी पब्लिश कर दिया। इस तरीके का वो है। और गुप्ता जी की 2 बार कंट्रोलर रहे और हर एक सब्जेक्ट में मास्टरी है। कैंसर पर उनका एक पेपर, पूरा रिसर्च पेपर है, और लॉन्जिविटी पे भी पेपर है। E.S. आइजक, राव साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे विनय गुप्ता जी। ये मैं राव साहब के शब्द बोल रहा हूँ आपसे, जो उन्होंने विनय गुप्ता जी की जो तारीफ की, उसके बाद में बोला कि बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने आदर्श को इन्होंने बरकरार रखा है। ये हमेशा कहते हैं ज्योतिषी को प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, चार्ज नहीं करना चाहिए। ये राव साहब के शब्द हैं। और ये दूरदर्शन में डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। हर एक सब्जेक्ट में मास्टरी है इनकी। और एक आपने नाम सुना होगा गॉड पार्टिकल, तो गॉड पार्टिकल इन एस्ट्रोलॉजी इन्हीं की देन है। के जोशी और आइजक सर एक ही बैच के, 94 बैच। जोशी सर जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी टीचर हैं, रिसर्च गाइड हैं और एग्जामिनेशन कमेटी के हेड हैं। इन्होंने मुहूर्त पर सबसे पहली किताब लिखी जो मॉडर्न और क्लासिकल दोनों तरीके के मुहूर्त को दर्शाती है। उसके बाद में एक विद्या है जिसको कोट चक्र बोलते हैं। वो पहले उसको मालूम नहीं था किस चीज के लिए वो यूज की जाती है, लेकिन जोशी जी ने उसको बताया कि जब कोई भी व्यक्ति बीमारी की अवस्था में होता है या हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, उसकी जो स्थिति होती है उसको किस तरीके से देखा जाए, उसके बारे में भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कोट चक्र। और जब सोविनियर था उसके अंदर एक सिंहासन चक्र होता है, उसके बारे में भी उनका एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है। और रिसर्च के बहुत अच्छे गाइड हैं और बहुत अच्छी रिसर्च कराई है उन्होंने। सीवी प्रसाद जी जो जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी के सेक्शनल एडिटर हैं हिंदी के, और अष्टक वर्ग पर एक पुस्तक है उसके को ऑथर भी हैं। और मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और सट बल में उनका महारत है। नलिन जैन, वो भी एक बहुत अच्छे टीचर हैं, हमें भी उन्होंने पढ़ाया। और उन्होंने जो हमें पढ़ाया आज भी मेरे पास वो ऐसे ही लिखा हुआ है। जब मैं उनको पढ़ता हूँ उनके नोट्स को, ऐसा लगता है कि शायद वो अभी भी वैसे ही जागृत हैं जैसे उस जमाने में किसी समय 20 साल पहले हुआ करते थे, 20 या 25 साल पहले। दीपक बिसारिया सर, जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी का पूरा कार्यभार ये संभालते हैं। सॉफ्ट स्पोकन, सबकी हेल्प करने के लिए तैयार, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। और विदेश के जो कोर्सेज होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने एक विवाह पे बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है और मल्टीपल मैरिज पे भी बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे हैं। मल्टीफेरियस पर्सनैलिटी है। और इनकी जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एक लेख आता था एस्ट्रो करंट के नाम से, वो बहुत अच्छा लेख है। उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। मनोज पाठक जी, मनोज पाठक जी, राव साहब जब भी विदेश पढ़ाने के लिए गए हमेशा पाठक जी को साथ लेके गए। उसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राव सर जिन्होंने इस संस्थान को खड़ा किया, उनको उनके ऊपर कितना बड़ा भरोसा होगा कि वो हमेशा अपने साथ पाठक जी को ले गए। और पाठक जी का ज्योतिष के हर एक सब्जेक्ट पर महारत हासिल है। और
वो रिसर्च गाइड हैं। द्विसप्तति समादशा एक ज्योतिष की दशा होती है, उस पर अपनी किताब भी लिखी है। और दशाओं पे पाठक जी ने अपने रिसर्च के द्वारा बहुत सारे काम कराए हैं, जिसमें चक्र दशा पब्लिश्ड है, काल चक्र दशा पे भी, काल दशा पे भी काम कराया, बहुत सारी दशाओं पे उन्होंने काम कराया। और बहुत सारी ऐसी ज्योतिष की कुछ चीजें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, उन सब चीजों को उन्होंने रिजॉल्व कराया अपनी रिसर्च के माध्यम से। इसके बाद है पद्मा राघवन जी, ये रिटायर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अच्छी टीचर हैं, और उनका एक आर्टिकल है राइज एंड फॉल ऑफ डिक्टेटर्स, बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिखा था उन्होंने। अखिला कुमार, ये जैमिनी एक एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी कमांड है अखिला जी की, इन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है स्थिर दशा पर, कि जैमिनी की दशा है स्थिर दशा, उस पर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है और रिसर्च भी कराती हैं, और बड़ी अच्छी कमांड है इनकी। गढ़वाल जी, गढ़वाल जी अष्टक वर्ग के टीचर हैं। इनकी एक बहुत अच्छी आर्टिकल है पुरानी, मार्स सेटन क्षत्रिय पर्सनैलिटी। इन्हें मंगल और शनि के कंजंक्शन पे एक बहुत पहले आर्टिकल लिखा था राजाओं की कुंडलियां लेके, कि बताया कि वो क्षत्रिय पर्सनैलिटी किस तरीके से उनके हॉरोस्कोप से निकल के आती है, और बाद में भी जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं उस कॉम्बिनेशन का कैसे उपयोग किया जाता है वो उन्होंने बताया। और नीच के ग्रहों से लोग डरते हैं, तो डडवाल जी का एक बहुत अच्छा 2 आर्टिकल हैं, शनि और बुध जब नीच के होते हैं तो आपकी कुंडली में अचानक कोई स्ट्रेंज रिजल्ट देते हैं, वो कैसे देते हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है अपने आर्टिकल्स के द्वारा। और अष्टवर्ग की पुस्तक के को ऑथर भी हैं। कर्नल सिंह जी 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, ईडी के डायरेक्टर रहे, और मैथमेटिक्स सडबल इस पे बहुत अच्छी कमांड है। एक लघु पराशरी है ज्योतिष के अंदर होती है, वो बिल्कुल जो है आपका लॉजिकल ग्रंथ है एक तरीके से, उस पर सर की बहुत अच्छी कमांड है। अगर उसको अगर व्यक्ति ढंग से पढ़ लेता है तो ज्योतिष में इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपनी कुंडली का, किसी भी कुंडली का एक वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण कर सकते हैं, तो उस पर सर की बहुत अच्छी कमांड है। और हेड ऑफ कम्युनिकेशन कन्वोकेशन के कमेटी के मेंबर है, वो चेयरमैन है। और दूसरा ये जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है आपका, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बिल्कुल अच्छे तरीके से निपटाया है, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो उन्हीं की मेहनत का देन है। डॉक्टर रामा मिश्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं प्रोफेसर, और 2 किताबें हैं दृष्टिकोण और द्वादशा, उसके साथ रवि परमार जी के साथ में इन्होंने, उनके साथ में दोनों ने मिलके किताब लिखी है। और उसके अलावा सिंगल वुमन डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स, उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान है उन किताबों के लिए, तो इनका बहुत अच्छा रिसर्च में बैकग्राउंड है। शालिनी दशवाना बहुत ही टैलेंटेड एस्ट्रोलॉजी की टीचर है, बहुत शार्प माइंड है, और सब जगह अपना हेल्प करने के लिए तैयार है। अभी हम सिलेबस के बारे में कुछ कर रहे थे, उनका बहुत अच्छा योगदान रहा, बहुत मेहनत से उन्होंने काफी चीजें हमें बताई। जब कोई बच्चा बीमार होता है बचपन में, उसको देखने के लिए, उसकी जानकारी पाने के लिए, वो कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा, तो एक पहले एक टेक्निक होती थी जिसको बोलते थे पताकी रिस्ट चक्र। उस पर इनकी बहुत अच्छी रिसर्च बेस्ड किताब है, वो दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च वर्क है, वो रेयर होता है ऐसा वर्क, और सिलेबस कमेटी की मेंबर है। रवि कुमार, आप इनको सब जानते हैं, बहुत टैलेंटेड आदमी, ठीक है, और भारत सरकार के उच्च पद अधिकारी रहे, वहां से रिटायर हुए, इंजीनियरिंग सर्विस के बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। और रामा मिश्रा के साथ में, मैडम के साथ में 2 किताबें इन्होंने ऑथर की हैं, और बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं अनगिनत, ठीक है। और प्रेडिक्ट एस्ट्रोलॉजी, सेडबल, अष्टक वर्ग,
इनमें सब में इनका महारत हासिल है इनको। मनोज कौशिक, वो एक बैंकर हैं, बहुत टैलेंटेड टीचर हैं, और उसके एस्ट्रोलॉजी के अलावा उनको जो आपके वेदांता वगैरह उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है, और रिसर्च वर्क काफी किया उन्होंने। रेखा अष्टक वर्क एक टेक्निक होती है, उस पर उन्होंने अपना एक शोध पेपर भी पब्लिश किया है। अनिल सिंह जी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे। इनको जो भी काम सौंपा गया राव साहब ने, उन्होंने बहुत लगन से, बड़ी ईमानदारी से उसको निभाया और पूरी मेहनत के साथ निभाया, और बहुत पुराने टीचर हैं। और उनका एक बहुत अच्छा शोध है, वुमेन एंड मॉडर्न मीनिंग ऑफ त्रिशांशा, एक टेक्निक है, उसके मॉडर्न मीनिंग जो है निकाल कैसे एक फीमेल हॉरोस्कोप में वर्क करते हैं, तो उसके बारे में इन्हें बहुत अच्छा पेपर लिखा है, और बहुत अच्छे टीचर हैं। और जो भी इनको काम सौंपा गया उसको उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से पूरा किया। मैथ्स और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे इनकी कमांड है। राजवीर सिंह, किसी टफ सब्जेक्ट पे रिसर्च करनी है तो राजवीर सिंह जी से सीखो। इन्होंने बहुत पहले 2 किताबें हैं इनकी, फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्म, सबसे पहला सबसे आखिरी, और दूसरा है अडॉप्शन। इस पर बहुत कम रिसर्च होती है। अभी हमने आपकी जो एडॉप्शन है उसको रिकमेंड किया है कि सिलेबस में भी हम एडॉप्शन ले रहे हैं, जो संतान के इसमें बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और बहुत अच्छे टीचर भी हैं। प्रेमदा अग्रवाल का एक आर्टिकल था, उसकी वजह से बहुत फेमस हुई कि दोबारा मैरिज कैसे होगी। री मैरिज वाला एक आर्टिकल था, बहुत फेमस आर्टिकल हुआ। इनकी एक बुक भी है जो बिगिनर्स के लिए है, और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे बिगिनर्स के लिए किताब लिखी है इन्होंने, ठीक है, और बहुत अच्छी टीचर है। राव साहब ने बहुत प्रेज किया है इनको, इनकी प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। विशाल अरोड़ा जी, सब जानते हैं, 10 साल से टाइम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। इतनी मेहनत है, और जिस भी प्रोग्राम में देखेंगे पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ में करते हैं। वैसे भी पढ़ाते भी वैसे ही है, ठीक है। और बहुत अच्छे रिसर्च किए हैं, और इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत लॉजिकल है, बहुत टेक्निकल है। एक बार मैंने इनका एक छोटी सी चीज देखी थी, लघु पराशरी में उन्होंने उनको इसके प्रिंसिपल को समराइज करके लिखा हुआ है। ये एक बहुत क्लियर और लॉजिकल माइंड वाला व्यक्ति ही कर सकता है। तो विशाल और जी, इनकी एक खूबी और है कि क्लासिकल सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं। मनोहर दास, ये इंश्योरेंस कंपनी में कार्यरत हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, सभी सब्जेक्ट को पढ़ा लेते हैं। कैप्टन विजय, पहले हमें कर्नल गौड़ याद आते थे, आर्मी ऑफिसर थे, अभी कैप्टन विजय हैं। इनकी अपने हर एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है, पूरा डिसिप्लिन है, और इन्होंने मंडेन एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम किया है। एक्लिप्सिस पे भी काम किया, अर्थक्वेक पे भी काम किया, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं जो मंडेन एरिया में आती हैं उन पे बहुत अच्छा रिसर्च किया है इन्होंने, और बहुत अच्छे टीचर हैं। जीवन पाठक, ये सरकारी ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, मैथ्स और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे बहुत कमांड है। इनकी एक विशेषता भी है, मर्म चिकित्सा के अंदर भी बहुत अच्छा एक्सपर्ट है। किसी को कोई दिक्कत हो हेल्थ से रिलेटेड, वो जो है बिल्कुल ठीक कर देंगे आपको। और गोल्ड मेडल भी था इनको मिला है, किसमें मिला था? ब्रॉन्ज मेडल था, अच्छा, दोनों टाइम, ठीक है, ठीक है। अंजू सचदेव बहुत अच्छी टीचर है, राव साहब की जितनी भी रिसर्च है उनका उन पे पूरी भागीदारी है उनकी, और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। और अंजू सचदेव जो है, और योर चिल्ड्रन एंड योर कर्मा, प्लेनेट्स एंड सिबलिंग, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है उन किताबों के अंदर कार्य करने के लिए, और बहुत अच्छी टीचर है। रमेश कुमार, ये सरकारी ऑफिसर हैं, उच्च पद से रिटायर्ड हुए हैं, और कंटिन्यूस, बिल्कुल कंटिन्यूस जो है इनके आर्टिकल्स आते हैं, कभी स्टॉप नहीं हुआ। हमने देखा इनका कोई ना कोई लेख जो है इनका जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में छपता रहता है। और सडवल मैथ्स और दशा के बहुत अच्छे टीचर हैं, और रेगुलर आर्टिकल्स जो आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। ये देखिए, एक टीचर, अच्छे टीचर, अच्छे रिसर्चर की निशानी होती है, वो रेगुलर कुछ ना कुछ खोजता ही रहता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें ऐसे रमेश जी एक हैं, मनीष मलिक,
बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, और हमारी जो बुक्स हैं उनके अंदर में भी सफल भविष्यवाणी है, सक्सेसफुल प्रेडिक्शन है, उनमें इनका योगदान रहा। उन्होंने अच्छे आर्टिकल्स उसमें दिए हैं। विंग कमांडर अजय शर्मा, रिटायर्ड विंग कमांडर अजय शर्मा बहुत मेहनती हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम किया, और जेमिनी में एक टेक्निक होती है त्रिशंसा, उस पर भी बहुत अच्छा काम किया। बहुत बढ़िया टीचर हैं और बहुत लगन के साथ पढ़ाते हैं, और रिसर्च उन्होंने रेगुलर करते हुए आए। पम्मी बर्थवाल बहुत अच्छी टीचर हैं, बिल्कुल लगन के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ाना और लॉजिकल पढ़ाना, और उनकी प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे, दशा पे और जनरल एस्ट्रोलॉजी पे बहुत अच्छी कमांड है, बहुत अच्छी टीचर है। कविता शर्मा ये भी जो राज साहब की रिसर्च हैं, जो रेगुलर आर्टिकल्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें कविता शर्मा जी का बहुत योगदान रहता है। पूरी लगन के साथ में कार्य करती है। इनकी जो है आपकी पढ़ाने की जो कमांड है वो भी बहुत अच्छी है। सॉफ्ट स्पोकन, बिल्कुल क्लियर है आपका जो टॉपिक है जिनको पढ़ाती हैं। और जो है बाकी भी ज्योतिष के अलावा जो पाठ वगैरह होती है उनकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक पाठ है प्रार्थना करने का भगवान से, ईश्वर से। द्रौपदी राय इसी टाइम पर द्रौपदी राय ज्योतिष के अलावा कोई बात ही नहीं करती थी। इतना ज्यादा लगन, इतनी ज्यादा जिज्ञासा ज्योतिष को जानने की रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। बहुत आर्टिकल, कंटिन्यूअस आर्टिकल, जितनी भी किताबें हैं जो हमने नाम ली, फेमस वुमेन, डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स, सिंगल वुमेन, सबके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, रेगुलर कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत अच्छी टीचर है, वैसे भी टीचर है। संदीप भट्ट ये ज्योतिष के बहुत अच्छे टीचर हैं, कर्मकांड भी जानते हैं। ठीक है, और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी और मैथ्स पे अच्छी कमांड है। समर चौबे इनका इंटरलिंक्ड डेस्टिनी पे अच्छा आर्टिकल है, रिसर्च पेपर है। वर्षफल के अच्छे टीचर हैं जी। द्रौपदी राय, संदीप भट्ट और समर चौबे, ये पिछले साल इन्होंने ज्वाइन किया था आपके गोविल आई नहीं है शायद, वो भी समर चौबे के साथ में उन्होंने ज्वाइन किया। और जो इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था इंटरलिंक्ड डेस्टिनी, वो उसमें दोनों ने मिलकर साथ में लिखा। बहुत अच्छी टीचर है, रिसर्चर भी अच्छी है। शालिनी पांडे ये बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, और पिछले साल इन्होंने ज्वाइन किया। बहुत अच्छी रिसर्चर हैं। जब से ज्वाइन किया तब से रेगुलर इनके आर्टिकल्स आते हैं जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये एक बहुत अच्छा वो देखा इनका कि रेगुलर आर्टिकल्स आ रहे हैं जब से इन्होंने ज्वाइन किया। अभी पिछले साल ही ज्वाइन किया। अतुल अग्रवाल इन्होंने भी लास्ट ईयर ज्वाइन किया है। काफी अच्छी कमांड है, अच्छी रिसर्चर है। केदारनाथ ट्रेजेडी जो हुआ था उस पर बहुत अच्छा वर्क किया था इन्होंने, शायद आपने भी उनके साथ में मिलकर काम किया था। प्रीति तोमर इन्होंने आज ही ज्वाइन किया। बहुत अच्छी रिसर्चर हैं। राव साहब ने जितने भी रिसर्च वर्क कराए उनमें इनका बहुत योगदान रहा है। विजय लक्ष्मी इन्होंने भी आज ज्वाइन किया है, और इनका भी उतना ही योगदान है उन आर्टिकल्स में जितना बाकी का है। और जितने भी राव साहब ने अपने रिसर्च वर्क किए हैं सब में उनका, विजय लक्ष्मी जी का पूरा योगदान है। इन्होंने काफी केसेस यहाँ पर रिसर्च क्लासेस में जो रिसर्च वर्क हुए उनको प्रेजेंट भी किया है यहाँ पर। ये फैकल्टी का इंट्रोडक्शन है। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देता हूँ। देखिए मेरी शुरू से मुझे एस्ट्रोलॉजी की बहुत जिज्ञासा है, और मैं एक स्कॉलर हूँ, एक रिसर्चर हूँ। मुझे अभी भी पढ़ने का ही शौक है। मेरे घर में किताबें तो मैं बहुत सारी पढ़ता हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, फिलोसफी भी, साइकोलॉजी, मैथ्स भी, फिजिक्स भी, साइंस की जितनी भी रिसर्च होती है सब आती है। घर भी मेरा लाइब्रेरी है। तो सिर्फ ये जिज्ञासा है एक अच्छी रिसर्च करें, और ज्योतिष के अंदर जो हम समाज की जितनी भी सेवा कर सकते हैं वो कर लें। इसके माध्यम से जो हमारी जनरेशन है उसको हम कैसे गाइड कर सकते हैं,
किस तरीके के केसेस आते हैं जिसमें आपको एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शंस की जरूरत नहीं होती है, इसमें काउंसलिंग की जरूरत होती है। जब आप किसी चीज को काउंसलिंग करते हैं किसी भी चीज से, तो वो प्रिडिक्शन नहीं होता है, उसमें आपकी प्रिडिक्शन फेल भी नहीं होता है, क्योंकि आप कुंडली देखकर उस व्यक्ति को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपके लिए जीवन के लिए ये वाली दिशा अच्छी होती है, इस दिशा में जाएंगे तो आप तरक्की करेंगे। इसीलिए ये है। और सबसे बड़ी बात है, मेरा जो सौभाग्य था ये था कि जब रिसर्च थी तो राव साहब और कर्नल गॉड कराते थे रिसर्च। तो राव साहब ने अपना बैच मुझको खुद दिया था और मुझे खुद अपने क्लास के अंदर छोड़ने के लिए आए थे। मेरा इससे बड़ा भाग्य नहीं हो सकता, इससे ज्यादा मैं अपना परिचय दे भी नहीं सकता। इसके साथ समाप्त करता हूं। नवल सिंह भी बहुत पुराने शिक्षक हैं, हमें भी पढ़ाया है इन्होंने, और एक किताब भी लिखी है प्लैनेट्स एंड चिल्ड्रन के ऊपर, प्लैनेट्स एंड एजुकेशन के ऊपर किताब भी लिखी है। और ये जो द्रौपदी जी के बारे में बता रहे थे कि 24 घंटे एस्ट्रोलॉजी, ये भी 24 घंटे एस्ट्रोलॉजी करते हैं। और मैं तो इनसे कई बार कहता हूँ कि हमें हमारे जो जितने शिक्षक है इनकी आप कक्षा लिया कीजिए, ये विनय गुप्ता जी, ये पाठक जी, ताकि हम लोगों को और सीखने को मिले। थैंक यू। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी के जो प्रिंसिपल हैं श्री दिलीप वाटकर जी, वो आए और 2 शब्द। सभी मान्यगण को नमस्कार, सभी टीचर्स को नमस्कार, और जो भी नए विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी, सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय विद्या भवन हमारी कर्मभूमि है और ऐसे लेकर हम इसके साथ जुड़े हैं। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जो हमारे भारतीय विद्या भवन के जो संस्थापक है, वो श्री अरबिंदो के जो है फॉलोवर्स थे। श्री अरबिंदो का मैं एक कोट यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। श्री अरबिंदो ने कहा है, एजुकेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग should start at the beginning of the birth and it should continue throughout the life। और ये यहाँ एप्लीकेबल होता है। मैं देख सकता हूँ कि भाई सारे के सारे हाईली एजुकेटेड आप सब लोग सामने बैठे हैं और अभी भी बहुत कुछ सीखने की चाहत है। ये जो एजुकेशन का प्रोसेस जो है, मेरे ख्याल से कभी भी हमारे जीवन में खत्म नहीं होता है, और एवरी डे वी आर लर्निंग सम अदर थिंग। भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़ने का मुझे जो सौभाग्य मिला है और आपके सामने आज मैं हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं 2 बातें आपको बता दूं, ताकि आपका जो लाइफ की तरफ देखने का जो नजरिया है वो कुछ हद तक और ज्यादा क्लियर हो जाए। हम लोग जब लाइफ की बात करते हैं और कोशिश यही रहती है किसी तरह से हमारे हिस्से में जो दुख आता है वो कम से कम या नहीं आए। सबकी कोशिश यही रहती है कि हमारे हिस्से में दुख ना आए। और जो सबसे बड़ा जो दुख हमारे हिस्से में जो आता है उसको हम लोग कहते हैं हमारी बीमारियां, रोग। ये जो रोग है वो रोग से सिर्फ हमें वो परेशान नहीं करता है, हमारे समस्त परिवार को परेशान करता है, हमारा बैंक बैलेंस भी वो खाली कर देता है। तो इसलिए कि
आज एक छोटी सी पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई रोग क्या है। आमतौर पे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास 4 तरह के रोग होते हैं, 4 टाइप ऑफ डिसीजेस। सबसे पहला आता है जिसको हम लोग कहते हैं आहारिक रोग, उसके बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं व्यवहारिक रोग, तीसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक रोग। ये 3 तरह के रोग हमारे पास जो होते हैं। आहारिक रोग यानी कि हम कुछ गलत खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, अच्छा लगता है इसलिए ज्यादा खाते हैं या अच्छा नहीं लगता है इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। इन चीजों को लेकर जो भी बीमारियां हमारे साथ जो होती है उसको हम लोग कहते हैं आहारिक रोग, आहार के माध्यम से होने वाले रोग। आहारिक रोग के बाद दूसरा आता है जिसको हम लोग कहते हैं व्यवहारिक रोग, यानी जिस तरह का हम लोग काम धंधा करते हैं, ऑक्यूपेशन जो हमारा होता है, उसको लेकर कुछ बीमारियां हमारे साथ होती है। हो सकता है कि भाई मैं बहुत भारी सामान उठाता हूँ तो उसको लेकर मुझे स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलोसिस इस तरह की बीमारी हो सकती है। अगर मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग के फील्ड में जो है हम लोग किसी तरह से कि भाई मिट्टी के साथ धूल के साथ काम करते हैं, तब जाके हमें किसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस, सिलिकोसिस इस तरह की बीमारियां हो सकती है। इसको हम लोग कहते हैं द व्यवहारिक रोग। जो लोग बहुत ज्यादा साइकिलिंग करते हैं वगैरह, उनको भी जो है किसी तरह से कि ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई ट्यूमर हो जाते हैं या किसी तरह से। तो ये है जिसको हम लोग कहते हैं कि द व्यवहारिक रोग। ऐसे व्यवहार हम लोग जो करते हैं उस लेकर कुछ बीमारियां हमारे साथ जुड़ जाती है। समझने की कोशिश करो, आहारिक रोग, व्यवहारिक रोग और ये दोनों के लिए ही डॉक्टर्स है, मेडिसिन है, दवाइयां है, इलाज है। तीसरे टाइप का रोग आता है जिसको हम लोग कहते हैं मानसिक रोग। हमेशा हम लोग कहते हैं कि भाई इंसान जो है प्यार का भूखा है। जिसे घर में प्यार नहीं मिलता है, परिवार से प्यार नहीं मिलता है, बीवी बच्चों से प्यार नहीं मिलता है, दोस्तों से प्यार नहीं मिलता है, आस पड़ोस से प्यार नहीं मिलता है, समाज से प्यार नहीं मिलता है, ऐसा इंसान जो है मानसिक रोगी बन जाता है। और ऐसे मानसिक रोगी के लिए भी दवाइयां हैं, डॉक्टर्स हैं, इलाज है। चौथा टाइप का रोग आता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्म रोग। हम लोग ऐसे कुछ पाप कर्म करते हैं, उन पाप कर्मों को लेकर कुछ बीमारियां हमें पकड़ लेती है। और वो जो बीमारी जो होती है उसके लिए कोई डॉक्टर, कोई दवाई, कोई हॉस्पिटल नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई खाते हो, इलाज करते हो, लेकिन ठीक नहीं होते हो। यहाँ पे हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कर्म रोग क्या है, क्या हमें इन कर्मों से क्या छुटकारा मिल सकता है। आप अपने सिलेबस के अंदर कर्म सिद्धांत अच्छी तरह से पढ़ोगे कि भाई कर्म क्या है। हम लोग जब जिसको कहते हैं प्रारब्ध है, क्रियामय कर्म है, संचित कर्म है, उसको लेकर हमारी जिंदगी कैसी चलती है। और हमारे पास जितने भी हमारे जो सो कॉल्ड जो भाग्य, जो फेट जो होने वाला है, तो क्या हम उसको बदल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि भाई बदल सकते हैं। देखिए भाई आध्यात्मिक अगर हम लोग ज्ञान की अगर बात करते हैं तो हम लोग हमारे
कर्मों को या कर्मफल को बदल नहीं सकते हैं। जो पाप आपने किए हैं उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। आप जितने मर्जी यात्राएं करो, जितने मर्जी भगवान के दर्शन करो, जितने मर्जी आप कर्म कांड करो, उन बीमारियों से आपको मुक्ति नहीं मिलती है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, बिकॉज इस तरह की जो चीजें जो है जो हमारी लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और हम लोग यहाँ आकर इस तरह का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। भारतीय विद्या भवन इसी के लिए जाना जाता है। अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग रेगुलर एजुकेशन जो यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो नॉलेज, जो शास्त्र हमारी जिंदगी के साथ जो जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर कई सारे कोर्सेज हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे योगा का क्लासेस चलते हैं, वास्तु के क्लासेस चलते हैं, नेचुरोपैथी के क्लासेस चलते हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस के साथ साथ और बहुत से ऐसे क्लासेस चलते हैं कि जो आपके जिंदगी के सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। जब आप भारतीय विद्या भवन के साथ जुड़ी गए हो, कोशिश करें यहाँ से ज्यादा नॉलेज आप साथ में लेके जाए। नॉट नेसेसरी कि भाई आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक ही अपने आप को मर्यादित रखना है। इसके अलावा भी हाँ पर जितने भी यहाँ पे जो कोर्सेस होते हैं उसके अंदर भी आप पार्ट ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को जो है और ज्यादा कामयाब, मुकम्मल और सक्सेसफुल कर सकते हैं। एनीवे, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामना, आप सभी लोगों का स्वागत और एट द सेम टाइम बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के रजिस्ट्रार श्री राजेश मिश्रा जी से कि वो आए और दो शब्द। मंच पर आसीन हमारे परम श्रद्धेय डायरेक्टर सर कर्नल सिंह सर, शिवराज शर्मा सर, बिसारिया साहब, अनिल सिंह जी और जोशी साहब, आप सब लोगों का भारतीय विद्या भवन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इन्हीं महापुरुषों के माध्यम से हम लोग एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। काफी भारी भारी सी बातें हो गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ हल्का बोल दिया जाए ताकि कम से कम आप लोगों को जो थोड़ा सा एक जड़क तो है उससे मुक्ति मिले। कुछ अच्छी बात है, आपसे ही संबंधित है, परंतु ऐसा करना नहीं है आपने। एक ज्योतिषी के पास एक लड़का गया तो कहा मेरी कुंडली देखिए। उसने कुंडली देखी और कहा अरे भाई तुम्हारी कुंडली में तो बहुत धन है। तो बोले अब ये जल्दी से बताइए कि ये कुंडली का जो धन है मैं अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो ज्योतिष शास्त्र है उसका प्रयोग धन प्राप्ति के लिए नहीं करना है। ये भारतीय विद्या भवन का एक विश्वास है और प्रोफेसर राव का भी यही कहना है। कुछ चीजें हैं जो विज्ञान सम्मत है, जैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहते हैं कि ये विज्ञान है क्या। बहुत से लोग कहते हैं कि विज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि आप प्लैनेट्स की बात करते हैं, ग्रह की बात करते हैं, तो फिर राहु केतु तो ग्रह नहीं है। फिर प्लूटो की बात क्यों नहीं करते, नेपच्यून की क्यों बात नहीं करते। मेरा ज्ञान बहुत सीमित है इन चीजों में, परंतु चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं तो जहां तक मैंने पढ़ा है और समझा है, गॉड पार्टिकल का अभी उल्लेख आया था और गॉड पार्टिकल की जो खोज करने की कोशिश की गई थी, वो मेरे ख्याल से जो फिजिक्स समझते हैं वो जानते होंगे कि LHC का फुल फॉर्म क्या है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। दो रश्मियों को मिलाया गया और उसके बाद जो है गॉड पार्टिकल हिग बोसान करके उत्पन्न किया गया। ये गॉड पार्टिकल है
थ्योरीज हैं, कर्नल सिंह साहब जानते हैं अच्छी तरह से कि तरह तरह की फिजिक्स में थ्योरीज हैं, प्लाज्मा थ्योरी है, और जो वेव और पार्टिकल, कब एक वेव बन जाता है और कब पार्टिकल बन जाता है, कैसे पॉकेट्स में चलता है। तो आप लोगों से अनुरोध यह है कि फिजिक्स जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जो ग्रह है वो ग्रह नहीं है। प्रोफेसर राव साहब ने, जो मैंने पढ़ा है, मेरे को ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, उन्होंने कहा ग्रह का मतलब है दशा, ये प्लैनेट्स नहीं है। तो यदि हम दूसरे ढंग से समझते हैं तो ग्रह किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, यदि हम ये बात मानते हैं कि प्लैनेट्स प्रभावित करते हैं, तो एक बात जरूर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है हर एक आदमी के बीच में है। आपके शरीर से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसको उत्पन्न होता है। इसी तरीके से हर ग्रह में, हर मास जहां पे है वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लोगों को प्रभावित करती है, दूसरी बॉडीज को भी प्रभावित करती है, और इसको अपना जो इसका प्रभाव है हमारे ऊपर भी होता है। इसलिए शायद विज्ञान सम्मत है। मैंने रशिया की एक वैज्ञानिक है निदाली, उनका भी मैंने यही सिद्धांत पढ़ा है कि फिजिक्स इज रेलिवेंट इन एस्ट्रोलॉजी। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जैसे राव साहब का एक विचार है कि यहाँ से आप मानवता की सेवा करेंगे। जब आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो मानवता की सेवा में इसको आप लगाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र के डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी से कि वो स्टेज पर आए और हमें पूरा आशीर्वाद। आज कई वर्ष के बाद कोरोना की वजह से जो भी कुछ सारे देश में, सारे विश्व में दुखद प्रवृत्ति हुई, अच्छा सॉरी, क्षमा कीजिएगा। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि आज भारतीय विद्या भवन में एस्ट्रोलॉजी जी के संबंधित जो आज कार्यक्रम हो रहा है उसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि कई वर्षों के बाद आज आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करने का मुझे मौका मिला है। क्योंकि कोरोना की वजह से, जैसे मैंने कहा, भारतवर्ष में, विश्व के सभी देशों में बहुत नुकसान हुआ है और सामाजिक दूरियां बहुत दूर तक चलती रही, और इसलिए आज कई वर्ष के बाद सबसे पहले इस वर्ष में भारतीय विद्या भवन में आप सब लोगों ने आकर बहुत अच्छा किया, और मैं आप सबका जो एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप लोगों से उम्र में बड़ा होने के साथ साथ आपको शुभकामनाएं और आशीर्वाद भी देता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जितना भी स्टाफ है, जितने भी लोग हैं, उनमें से बहुत बहुत विशिष्ट व्यक्ति कर्नल सिंह जी, दीपक बिसारिया जी, जोशी जी, त्रिपाठी जी, शिवराज शर्मा जी, अनिल सिंह जी और सब लोग जो हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के, उन सबका भी बहुत स्वागत करता हूं। और आज और जितने भी यहाँ पर स्टाफ के लोग आगे पीछे बैठे हुए, उन सबको मेरा प्रणाम है, और उनकी वजह से ही आज भारतीय विद्या भवन में ये
एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं कुछ और भी कहने के साथ सबसे ये कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। कहा यह जाता है कि 3 मिलियन सेंचुरीज BC में मेसोपोटामिया में एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई और उसके बाद भारतवर्ष में आ गई, ग्रीस में आई और यूरोपियन शब्दों में गई। तो प्रश्न इस बात का है, ये जानना आवश्यक है। मैं आपके स्टाफ से, सब लोगों से निवेदन करूंगा कि भारत में एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, ये भी आप लोगों को बताने का प्रयास करें। क्योंकि मैंने जो पढ़ा कहीं भी वो यही कहा कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले शुरू हुआ 3rd मिलेनियम BC में, और उसके बाद ये बाहर बढ़ता रहा। वो बात दूसरी है कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट और सबका जो भी सांस्कृतिक संबंध था या वर्ष के प्रति उनका कार्य था, वो सब समाप्त हो गया, वो सब दोबारा बन गया। आज कहा यह जाता है कि डिफिनीशन क्या है एस्ट्रोलॉजी की? द डिवाइनेशन ऑफ द supposed influence of the stars and planets on human affairs and territorial events by their position and aspects. ये बातें तो बड़ी साधारण है एस्ट्रोलॉजी में कि इन्हीं लोगों का ही, इन्हीं चीज़ों का ही जो पढ़ने पर उनका क्या, कहाँ पर क्या असर है, किस प्रकार से होता है, ये सब किया जाता है। परंतु ये सब बात मैंने आपको सिर्फ इसलिए कहा कि वैसे तो मुझे एस्ट्रोलॉजी ना आती है, ना मैं एस्ट्रोलॉजी कभी पढ़ा है, परंतु भवन में 12-14 साल रहने के साथ मैं हमेशा के राव साहब से जुड़ा रहा, और शायद आपको और स्टाफ को जानकर भी है प्रसन्नता होगी कि मैं के राव साहब को तब से जानता हूँ जब तक कि वो इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज के रेगुलर एक्टिव ऑफिसर थे, और मैं तब से उनको जानता था। परंतु वो उनका जन्म 1931 में हुआ था और अब वो 91 ईयर्स के लगभग हैं, और उन्होंने जो भी भवन के लिए किया और ज्योतिष के लिए किया वो बहुत बड़ा था। आप लोगों के जानकर हर्ष होगा कि भारतवर्ष में जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट माने जाते हैं उनका 10 का नाम लिया गया, और हमारे के राव का साहब उसमें 5th बेस्ट। तो इस प्रकार के महान व्यक्ति का भवन से जुड़ना और 1979-90 में इस कार्य को शुरू करना, और जैसा कि पहले कहा गया सारे स्टाफ जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं वो उन्हीं के स्टूडेंट्स रहे, उन्हीं से उन्होंने सीखा, और वो आज इस बात को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं सेवा भाव के साथ। इसलिए मैं उन सबका प्रति आभारी हूँ, भारतीय विद्या भवन की ओर से, अपनी ओर से। मैं अधिक कुछ न कह के सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा जैसा भी मेरा संबंध के राव से रहा, साहब से रहा, आज भी मैंने उनसे टेलीफोन पर बात की और मैंने उनसे कहा कि आज नया स्टाफ, नया प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, तो उसमें आप की क्या राय है, क्या आपका आशीर्वाद है, क्या आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, मुझे बता दीजिए। तो मैं सब जो हमारे नए लोग भवन को ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको और स्टाफ को बताऊं। उन्होंने 2 बात कही। सबसे पहली बात तो ये कही उन्होंने, जैसा कि हमारे रजिस्ट्रार ने भी कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है वो एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं बनाना है, ये सिर्फ ज्ञान का एक आधार है। भारतीय संस्कृति के एक बड़े भारी जो भाग है उसको समझने का, करने का। और ये आप सब लोगों से उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करूं कि आप इसको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें और संस्कृति को एक ज्ञान समझ के उसको पढ़ें। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ज्वाइन करके आगे बढ़ रहे हैं वो आज के
जो समस्याएं हैं देश में, विश्व में, मानवता की, उन सबको साथ लेकर रिसर्च करें एस्ट्रोलॉजी में, ये उन्होंने मुझसे कहने को कहा। तो ये मैं आप स्टाफ को और जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं बैठे हुए उन सबको, इन सब से प्रार्थना करता हूँ इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और आपसे भी प्रार्थना कि कृपा करके एस्ट्रोलॉजी में उन चीज़ों से देखा प्रयास करें कि जो आज विश्व में हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यूक्रेन की वजह से क्या हो रहा है, कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति क्या हो गई, स्वास्थ्य की स्थिति क्या हो गई लोगों की, कितने लोगों का जीवन से अंत हो गया समय आने से पहले। आए हैं वो जाएंगे, ये तो सभी बात है, कबीर साहब ने बड़ा क्लियर कहा हुआ है, राजा रंग फकीर, तो आना जाना तो सभी है, परंतु जिन लोगों का हर देश संसार से विदाई होती है ठीक समय से पहले, वो तो बड़े दुख की बात होती है। तो कोरोना यही सब किया है। तो ये सब हालात को देखते हुए हमें उन्होंने कहा है कि इन चीज़ों को देखना चाहिए। और इसके आगे मैं कुछ ना कह के, क्योंकि हमारे सारे स्टाफ ने, सब लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, और मैं समझता हूँ कि समय इतना हो गया कि आप सब लोगों को भी लगता होगा कि इस मीटिंग का समापन किया जाए। परंतु लास्ट में मैं यही कहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु पुष्टिः, सर्वे आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। और जो भी ज्ञान आप लोगों ने अभी तक लिया हुआ, आप लोग कोई स्कूल या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, आप सब होंगे। जो आपकी जीवन की में जो आपकी फिलॉसफी है, जो कार्य रहने का तरीका है, उसको भी आगे बढ़ाएं। उसमें स्वास्थ्य से उठकर समाज के स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए आगे बढ़े, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। आप थोड़े लंबे गहरे सांस ले लो, दिल की धड़कनों को रोक लो, क्योंकि परीक्षा का परिणाम आने वाला है। तो मैं कन्नड़ सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और परिणाम परीक्षा का घोषित करें। परम पूजनीय श्री के.एन. राव जी, जो हम सबके गुरु हैं, आदरणीय श्री अशोक प्रधान जी, डायरेक्टर भारतीय विद्या भवन, श्री दिलीप बादकर जी, प्रिंसिपल ऑफ एसपी कॉलेज, श्री राजेश मिश्रा जी, रजिस्ट्रार दिल्ली केंद्र, श्री शिवराज शर्मा जी, हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी एंड फैकल्टी के हेड हैं ये, श्री के जोशी जी, जो एग्जामिनेशन कमेटी में हैं और बहुत सीनियर हैं, हमारे दीपक विशारिया जी, कोर कमेटी में मेंबर हैं, श्री अनिल सिंह जी, अगेन कोर कमेटी में मेंबर हैं और चेयरमैन एडमिशन कमेटी हैं, मेरे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, मेरे सह शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस अपना जो बोल रहा हूँ इसको दो भागों में डिवाइड करूंगा। पहला आपका वेलकम, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, और दूसरा रिजल्ट। तो सर्वप्रथम मैं के.एन. राव जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने एक मिशन के तौर पे एस्ट्रोलॉजी को शुरू किया है। और उनका मिशन क्या है, जो मैं समझता हूँ, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है कि उनको समझ सकूं, फिर भी जो मैं समझता हूँ उनका है कि कॉमन आदमी को एस्ट्रोलॉजी समझ आ सके, आम आदमी को एस्ट्रोलॉजी की समझ हो, ताकि लोग उनको बेवकूफ न बना सके। आपने देखा होगा कोई ये चीजें बता देता है कि भाई आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में ये है। अब मेरा पीए था, एक दिन आया जी, मेरे दोनों बेटों की कुंडली में काल सर्प दोष बताया है, तो मुझे पूजा करने के लिए जाना है। तो मैंने उसको समझाया काल सर्प दोष कुछ होता नहीं है। अगर आप पुराने स्क्रिप्चर्स उठा के देखो, कहीं काल सर्प दोष का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग पैसा ऐंठने के लिए डराते हैं। टीवी पर आप देखो, शनि देवता आ गए, आपकी 7.5 शुरू होने वाली है, तो राव साहब ने बताया कि 7.5 जरूरी नहीं खराब हो। उनकी रिसर्च है इस इशू पे कि जो गोचर है वो दशा के बाद आता है, अगर आपकी दशा अच्छी है तो गोचर आपका कुछ नहीं कर सकता। उनका दूसरा मिशन ये है कि
साइंटिफिक स्टडी हो एस्ट्रोलॉजी की। रिपीटेटिव, अगर एक चीज एक बार में प्रूव होती है तो वही चीज दूसरी बार में भी आप प्रेडिक्शन कर सकें, और उसके लिए यहाँ पर रिसर्च की जाती है। हमारे रिसर्च की जो फैकल्टी है बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी रिसर्च प्रोड्यूस की है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में आएंगे, बेसिकली आप देखिए हिंदू फिलॉसफी जो है और वैदिक फिलॉसफी आई शुड से, उसके दो आधारभूत स्तंभ हैं। पहला है कर्म सिद्धांत, और कर्म सिद्धांत रीबर्थ के बिना अधूरा है। इन दोनों को मिला के ही सब चीज बनती है। इसके बेस पे ही एस्ट्रोलॉजी बनती है कि आप जो कर्म करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। इसलिए जो गलत कर्म करेंगे उनको गलत खराब ही फल मिलेगा। जो ज्योतिषी लोग दूसरों को बहकाते हैं, पैसा ऐंठते हैं, उनको उनका फल भी उनको मिलेगा। एक और चीज है, जब आप यहाँ पढ़ने आए हैं तो कृपया क्लास पे सीरियस होके ध्यान से पढ़ें। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी हम तो सारी किताब इकट्ठी कर ली, मेरे पास तो 200 किताब है। 200 किताब का होगा क्या? संस्कृत में एक श्लोक है कि पुस्तकस्था तू या विद्या परहस गतम चा धनम कार्य काले सम उत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे को दिया हुआ धन जब समय आता है वो काम नहीं आता। आपके पास कोई लेके आया पत्री, आप कहेगा मैं अपनी किताब पढ़ूंगा फिर बताऊंगा आपको, वो कहेगा अच्छा जी आपसे मैं किसी और को दिखा लूंगा। तो एक और चीज है, बहुत से लोग जब यहाँ एडमिशन लेते हैं उनको काफी कुछ आता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आता है उसको भूल जाओ, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें कुछ आता है, कुछ स्टूडेंट्स उनको कुछ नहीं आता, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है। आपको धीरे धीरे पता लगेगा जब आप आचार्य में आएंगे कि आपको जो आता था वो इतना बढ़िया नहीं था। यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो साइंटिफिक पढ़ा रहे हैं, उसका फायदा होगा। एक और अभी आई डोंट नो, आप लोगों ने कर्नाटका में एक एजुकेशन पॉलिसी का प्रपोज पेपर आपने पढ़ा है किसी ने? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सर कर्नाटका ने पॉलिसी पेपर बनाया है, और उसका एक टॉपिक है इंडो सेंट्रिक स्टडी। अब पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पाइथागोरस करीब 550 BC में हुए थे। हमारे यहाँ एक ऋषि हुए हैं बोधायन, जिन्होंने 800 BC में पाइथागोरस की जो थ्योरम है वो संस्कृत में, वो सूत्र है उनका, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी प्रधान जी ने बताया कि मेसोपोटामिया में ज्योतिषी का वो हुआ। मैं अपने पूरी फैकल्टी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टडी करें इसको भी, क्या ज्योतिषी का वहां हुआ या हमारे यहाँ हुआ। तो वी विल डू स्टडी सर, जो आपने कहा है। अगर आप हमारे, क्यों मैं कह रहा हूँ ये, मैंने कर्नाटका का आपको क्यों बताया, हमें अपने शास्त्रों की स्टडी करनी चाहिए। होता क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज जाते हैं, उनसे अगर बात करो शास्त्रों की तो वो कहते हैं जी ये तो बेकार है। अभी सर मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने गया था, टॉपिक था एंटरप्रेन्योरशिप लेसन्स फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। तो मैंने क्लास में पूछा कि वे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने महाभारत पढ़ी है। 2-3 हाथ खड़े किए। हाँ, आप में से बताइए कितनों ने पढ़ी है और कितनों ने देखी है। सिमिलरली मैंने उनसे पूछा कि उपनिषद कितनों ने पढ़े, आप में से कितनों ने पढ़े। चलो यहाँ उस कॉलेज में 600 बच्चे थे, 600 बच्चों में एक हाथ खड़ा हुआ था उपनिषद का। यानी हमें अपने स्क्रिप्चर्स में जो नॉलेज है उसको खोजने की कोशिश नहीं करते। एक नासदीय सूक्त है, आपने पढ़ा होगा बहुत लोगों ने, ये ऋग्वेद में है, ना असत। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन नॉन एग्जिस्टेंस वाज नॉट देयर, and then it says even existence was not there, but there was something. 7 श्लोक है इसमें, आप मौका मिले तो आप इसको पढ़िए, आपको पता लगेगा जो बिग बैंग थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी, उससे फार सुपीरियर थ्योरी है ये। लेकिन हमारे लोग पढ़ते नहीं, हमारे साइंटिस्ट पढ़ते नहीं इन चीजों को। तो हमें एक स्टडी करने की जरूरत है, मिशन बनाने की जरूरत है। और ये मिशन किसने बनाया? आप देखिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना को हुई 1938 में, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। डॉक्टर के.एम. मुंशी जी ने, जिनके नाम पे हाल है जिसमें बैठे हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। उनका पर्पस क्या था? अपनी एंशिएंट जो स्टडी है, विद्या है, उसको पढ़ना।
तो भारतीय विद्या भवन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, हमारी संस्कृति के लिए। आज इसके 119 सेंटर हैं भारत में, भारतीय विद्या भवन के। विदेश में 7 सेंटर हैं और इसके 367 स्कूल्स और दूसरे अलग चीजें हैं। तो पूरा मिशन की तरफ से काम कर रहे हैं। हमें भारतीय विद्या भवन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने के लिए भी और साथ में पूरी इंडियन जो हमारे शास्त्र हैं उनको पढ़ाने के लिए भी। अब जो आपके नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूं, जो हमारे क्लासेस है वो सैटरडे संडे को होंगी। सैटरडे को जो टाइम है 2:45 से लेके 5:30 बजे तक, और संडे को जो टाइम है वो 1:30 बजे से लेके 4:45 बजे तक ये टाइम है। मैं इस सैटरडे जो 23 तारीख को आएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप 2:45 का वेट ना करें, पहले आ जाएं, 2:30 बजे आ जाएं, 2:15 बजे आ जाएं, क्योंकि आपकी क्लास का नोटिस लगेगा। कौन किस क्लास में जाएगा तो उसको देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ताकि आप क्लास में टाइम पे पहुंच सकें। आप सबका जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी सीखेंगे। अब मैं अपने दूसरे पार्ट पे आता हूँ, रिजल्ट के ऊपर। जो सीनियर अलंकार और सीनियर आचार्य के विद्यार्थी हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है उनका। जो हमारी एग्जामिनेशन कमेटी है उसमें 3 लोग हैं, श्री शिवराज शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, श्री के जोशी भी यहाँ पर हैं और मैं, हम 3 लोग हैं और हम तीनों लोगों ने मिलकर इस रिजल्ट को बनाया है। हमारी जो हेल्प की है उस पर बनाने में रवि पवार जी ने काफी हेल्प की है और विशाल अरोड़ा जी ने बहुत हेल्प की है, और एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में अनिल सिंह की काफी हेल्प हुई है। इसके अलावा पूरी फैकल्टी ने हेल्प की है। सबसे पहले प्रॉब्लम थी मिड टर्म एग्जाम की। हमारा ये था कि मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट हम टाइमली निकाल दें, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। तो हमारे जो फैकल्टी है, राजवीर सिंह, रमेश जी, श्रीनिवास जी, इनको कहा जी आप 4 दिन में पेपर चेक करके दीजिए। सर इन्होंने 4 दिन में पूरे पेपर चेक करके दिए। मैं तो बहुत आभारी हूँ कि ये तैयार रहते हैं हर काम करने के लिए। पर इसके बाद प्रॉब्लम थी ऑनलाइन एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट करें, क्योंकि पेपर हमारे पास सारे आने चाहिए जो उन्होंने वहां पर लिखे हैं। तो उसके लिए हमने गूगल क्लासरूम का यूज किया, और गूगल क्लासरूम से भी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उनसे फिर ईमेल से मंगाए, ताकि हमारे पास टाइमली सबकी आंसर शीट्स हमारे पास आ गई। और उनको चेक करने में भी सब लोगों ने बड़ी मदद की, सारी फैकल्टी ने, ताकि टाइम पे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। मैं यहाँ पर श्रीपाल जी जो हैं भारतीय विद्या भवन के, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ रिजल्ट डिक्लेयर करने में। बड़ी मेहनत उनकी लगती है। मैं श्रीपाल जी मैं इनके पास बैठा, जब रिजल्ट मार्कशीट निकाल रहा था इनके पास बैठा, तो हर 1 मिनट 2 मिनट में तो इंटरप्शन होता है, और उसके बाद भी आदमी को मेंटल बैलेंस रखना आसान नहीं होता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है श्रीपाल जी का। अब रिजल्ट के बारे में मैं आता हूँ, जो ऑनलाइन का रिजल्ट है पहले उसके बारे में बताता हूँ। टोटल 45 लोग अपियर हुए थे ऑनलाइन सीनियर आचार्य इंग्लिश मीडियम में। उसमें से 29 पास हुए और 41 जो है क्वालिफाइड हुए हैं आचार्य में जाने के लिए। अगर कोई आदमी 3 पेपर में पास होता है सीनियर अलंकार में तो एलिजिबल है आचार्य में जाने के लिए। दैट मीन्स 91% लोग प्रमोट हुए। दैट्स इट बिग। इनमें जो 29 लोग पास हुए हैं इसमें से 20 लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, 69%। अब आते ज्योतिष अलंकार हिंदी में। इसमें 31 लोगों ने पेपर दिए थे। 31 में से 28 लोग क्वालिफाई हुए हैं, पास 23 हुए हैं। ज्योतिष आचार्य से रिसर्च पे जाने के लिए 4 पेपर में पास करना जरूरी है। यहाँ 3 पेपर नहीं, यहाँ पर 4 पेपर में पास करना जरूरी है। और 31 में से 28 लोग क्वालिफाइड हुए हैं। दैट मीन्स 90.3% लोग सक्सेसफुल हुए हैं आगे रिसर्च में जाने के लिए। 23 में से 8 लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, 10 लोगों की सेकंड डिवीजन है और 5 लोगों की थर्ड डिवीजन है। तो इनका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा है। ऑफलाइन ज्योतिष अलंकार जो है इसमें 27 लोगों ने पेपर दिए हैं,
20 इसमें पास हुए, लेकिन क्वालिफाई जो आचार्य में जाने के लिए हैं वो 26 है। 96% लोग सक्सेसफुल हुए हैं इसमें। 8 लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, यानी 40% लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, एंड 10 लोगों की सेकंड डिवीजन है, 50% लोगों की सेकंड डिवीजन बनती है। ज्योतिष अलंकार हिंदी, इसमें 37 लोग अपियर हुए हैं, 22 पास हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, क्वालिफाई 34 हुए हैं। दैट मीन्स 92% लोग आगे अपग्रेड हो गए हैं। फर्स्ट डिवीजन 7 लोगों की है, 32% लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन 55% लोगों की है। ज्योतिष आचार्य इंग्लिश, 22 लोगों ने पेपर दिए हैं, 17 पास हुए हैं, 22 के 22 क्वालिफाई हुए हैं आचार्य में जाने के लिए। दैट मीन्स 100% लोग यहाँ पर प्रमोट हुए हैं। इसमें से 15 लोगों की फर्स्ट डिवीजन है, दैट मीन्स 88% लोगों की फर्स्ट डिवीजन है। तो इनका रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है ज्योतिष आचार्य इंग्लिश का। ज्योतिष आचार्य हिंदी में 37 लोगों ने पेपर दिए हैं, 30 पास हुए हैं, 35 प्रमोट हुए हैं, तो प्रमोशन 95% है। फर्स्ट डिवीजन 17 लोगों की है, 57% लोगों की फर्स्ट डिवीजन है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 199 लोगों ने पेपर दिए हैं, उसमें से 186 लोग क्वालिफाई हुए हैं। दैट मीन्स क्वालिफाइंग जो है, जो प्रमोट हुए हैं, 93.5% है। तो दैट इज ए गुड रिजल्ट एंड आप सब लोगों को इसकी बधाई हो। अब मैं रिजल्ट डिक्लेयर करता हूं, जो लोग जिन्होंने रैंक लिया है। ऑफलाइन का रिजल्ट पहले। तो सीनियर अलंकार ऑफलाइन इंग्लिश, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधान जी से, जो रैंक होल्डर्स हैं उनको अवार्ड दें, और साथ में मैं अपने भारतीय विद्या भवन के रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारी जो कमेटी के लोग हैं, जोशी जी भी आप आ गए, विसारिया जी, अनिल जी। तो सीनियर अलंकार ऑनलाइन फर्स्ट पोजीशन दीपाली ब्रह्मी, $356 मार्क्स, 356 मार्क्स हैं आपके। सेकंड पोजीशन अभिषेक कुमार मिश्रा, अभिषेक कुमार मिश्रा 348 नंबर है इनके। थर्ड पोजीशन रवि कुमार शर्मा, रवि कुमार शर्मा जी हैं। थर्ड पोजीशन रवि कुमार शर्मा, 344 मार्क्स हैं। रवि कुमार शर्मा आइए। हिंदी सीनियर अलंकार हिंदी, इसमें टाई है 2 लोगों की, रेणु गुप्ता, श्वेता अग्रवाल, 357 मार्क्स से दोनों के। श्वेता रेणु नहीं आ रही, श्वेता अग्रवाल। सेकेंड है दीपाली गुप्ता, दीपाली गुप्ता के 355 मार्क्स है, केवल 2 मार्क्स का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड पोजीशन है रेखा गुप्ता,
रेखा गुप्ता के 352 मार्क्स हैं। सर इनमें बड़ा टफ टाई है, 357 से 352 में 4 लोग आ गए। बिसारिया जी, आप भी आ गए जी। सीनियर आचार्य ऑफलाइन इंग्लिश अजय शर्मा। अजय शर्मा जी ने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है, 411 नंबर हैं इनके। सेकंड है अजीत कुमार सिंह। अजीत कुमार सिंह के 395 नंबर हैं, बहुत ही ब्रिलियंट, अच्छा स्कोर है। थर्ड है रश्मि। रश्मि जी के 381 नंबर हैं। सीनियर आचार्य ऑफलाइन हिंदी अनिल कुमार जोशी। अनिल कुमार जोशी जी के 357 नंबर है, 357। सेकंड है शिवांग। सेकंड पोजीशन शिवांग। सर शिवांग और अनिल जोशी जी में केवल 1 नंबर का फर्क है। थर्ड है विजय कुकरेजा। विजय कुकरेजा के 344 नंबर हैं। सर 6 और रह गए। सीनियर अलंकार इंग्लिश ऑनलाइन गीतू देव। सर ये दुबई में है, यहाँ नहीं आई हुई है, हमारे इसमें हो सकता है ऑनलाइन ये दिखा दें शक्ल इनकी। इनके सर 414 नंबर है। सेकंड जो है श्री अरुण जैन, वो भी नहीं आ पाए, एक बता रहे थे इनके फादर की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। इनके 403 नंबर हैं। ऑनलाइन दिखा दीजिए। अच्छा, अरुण जैन के सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन है सुनील कुमार सिंह, 376 नंबर है इनके, सुनील कुमार सिंह जी के। हैं? क्या चीज? हाँ अभी मिलेगा। सर 1 मिनट लगेगा थोड़ा सा। हाँ सुनिए। सीनियर अलंकार हिंदी ऑनलाइन मनीष कुमार मिश्रा।
फर्स्ट पोजीशन, नहीं है। मनीष कुमार मिश्रा जी नहीं आए, ऑनलाइन में है। सेकंड पोजीशन है चित्रा जैन। चित्रा जैन के 351 नंबर हैं। फर्स्ट और सेकंड में यहाँ भी 1 नंबर का फर्क है केवल। थर्ड पोजीशन है प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल ऑनलाइन है। सर ये खत्म हो गया सबका अवार्ड जो है। जिन लोगों ने पेपर दिया है सबकी मार्कशीट तैयार है और मार्कशीट अभी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अलंकार इंग्लिश की जो मार्कशीट है वो मनोहर सिंह जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अलंकार हिंदी की पवार जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आचार्य इंग्लिश की राजवीर और आचार्य हिंदी की जीवन पाठक, ये लोग इनकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ऑनलाइन की अगर कुछ लोग आए होंगे तो रमेश जी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिन लोगों को अपने कोई भी अगर मार्क्स में रीचेकिंग करानी हो तो 31 जुलाई लास्ट डेट है। 31 जुलाई तक भारतीय विद्या भवन में आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और 15 अगस्त तक आपकी सबकी रिप्रेजेंटेशन का जवाब दे दिया जाएगा। 31 जुलाई के बाद कोई रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। वंस अगेन जो नए स्टूडेंट्स आए हैं मैं उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जो लोग पास हुए हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद। एक अनुरोध आप लोगों से करना है, भारतीय विद्या भवन की वेबसाइट आप सबके पास, आपका स्मार्टफोन है, प्लीज उसको क्लिक करिए और उसमें एस्ट्रोलॉजी कीवर्ड ढूंढिए। प्लीज टेक आउट योर मोबाइल फोन। इसका जो पर्पस है वो कर्नल सिंह साहब को अच्छी तरह से अंदाजा होगा। इससे क्या है कि ये इसका प्रचार भी होगा और साथ ही साथ ये एक मान्यता भी मिलती है कि भारतीय विद्या भवन की एस्ट्रोलॉजी को काफी लोग जो है रुचि पूर्वक उसमें पढ़ाई करते हैं। तो प्लीज क्लिक दी वेबसाइट ऑफ भारतीय विद्या भवन और प्लीज फॉलो दी यूट्यूब चैनल ऑफ भारतीय विद्या भवन। उसमें आप लोगों के द्वारा जो प्रदर्शन होगा उसके भी वीडियोस आएंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री अनिल सिंह जी को कि वो स्टेज पर आए और अपने मन की बात। सबसे पहले मैं गुरुदेव श्री के राव जी को नमन करता हूं, जो शायद YouTube पर हमारा देख भी रहे होंगे, जिनकी प्रेरणा से ये भारतीय विद्या भवन का ज्योतिष का कोर्स हमारा यहाँ तक आज पहुंचा है, जिसे आगे बढ़ाने में हमारे डायरेक्टर श्री अशोक प्रधान जी ने बहुत सहयोग दिया। समय समय पर जब भी वो किसी चीज के लिए कहा करते थे कि अब हमें इस चीज की जरूरत है, जैसे रिसर्च क्लासेस के लिए हमें हॉल की जरूरत पड़ती थी, तो ये हमेशा इन चीजों को अवेलेबल कराया करते थे। और नए स्टूडेंट्स जो आए हैं वो इस चीज को अच्छे से ध्यान में लेके चलें और मान के चलें कि शनिवार को और रविवार को जो क्लासेस होती हैं, क्लासेस आप लोग कोई मिस ना किया करें। सैटरडे को आपकी 3 क्लासेस हुआ करेंगी, 3 पीरियड होंगे। 2 पीरियड्स के बाद एक ब्रेक हुआ करेगा 20 मिनट्स का, उसके बाद तीसरा पीरियड होगा। और संडे को आपकी सिर्फ 2 क्लासेस हुआ करेंगी और 2 क्लासेस के बाद आपका छुट्टी हो जाया करेगी। डिसिप्लिन यहाँ मेंटेन करके रखें। आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि डिसिप्लिन बना के रखें यहाँ पे अच्छे से, कोई भी क्लास मिस ना करें। अगर किसी भी तरह की कोई आपको परेशानी होती है रोल नंबर की वजह से या कुछ भी पढ़ाने में समस्या वगैरह आती है, किसी टीचर्स को समझने में कोई परेशानी आती है, तो समय समय पर हम यहाँ पे मॉनिटर्स की मीटिंग भी रखा करेंगे। तो अपनी क्लास में जो भी आपके मॉनिटर होंगे वो अपनी सब परेशानियां वहाँ
बता सकेंगे। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और बाहर आप लोगों की चाय इंतजार कर रही है, तो आप लोग चाय लेके जाएं और सभी फैकल्टी मेंबर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूं। Thank you.